हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 6th क्लास का चैप्टर 14 वाटर। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 11 डिस्कस किया था, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन वाला। आज हम चैप्टर 14 आपके लिए लेके आए हैं। ये चैप्टर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, ये आप देख लेना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही हम आपको कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो हमारा पानी से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है। 2/3 पार्ट, 2/3 जो हिस्सा है हमारी पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। इसलिए हमारी पृथ्वी को जब कभी ऊपर से देखते हैं तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लू सा दिखता है, वो ज़्यादा पानी है उसके लिए दिखता है। ऑलमोस्ट 71% जो हमारा लैंड का पार्ट है वो वाटर से ढका हुआ है। ओनली 29% ही हमारा जो लैंड सरफेस है जिस पे हमारे वन लगे हुए हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उनके रहने के लिए, जो वो ओनली 29% पार्ट है। 71% पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज। इस पानी का ज़्यादातर भाग है जो वो हमारा ओशियंस और सीज में प्रेजेंट है, महासागरों और समुद्रों में प्रेजेंट है। द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट। महासागरों और समुद्रों का जो हमारा पानी है उसमें कई लवण घुले हुए होते हैं। द वाटर इज सेलाइन, वो पानी खारा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा नमक होता है। नमक की प्रेजेंस की वजह से, आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से वो पानी खारा होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्रियल नीड। इसलिए जो हमारा पानी है सेलाइन होने की वजह से ना तो हम उसको पी सकते हैं, ना हम उसको घरेलू उपयोग में ला सकते हैं, ना कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं, और ना ही इंडस्ट्रियल नीड्स जो हमारी हैं, औद्योगिक ज़रूरतें जो होती हैं उनके लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा पानी है, सेलाइन वाटर है, उसको हम इन नीड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए हम जो पानी है वो कहाँ से यूज कर सकते हैं, आइए। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स इज़ यूज्ड बाय लिविंग बींग्स ऑन लैंड। जो हमारा पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स में पाया जाता है उसको हम भूमि पर रहने वाले प्राणियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम, जो हमारा वाटर तालाबों से, झीलों में, नदियों में और कुओं में प्रेजेंट होता है, उसको जो भूमि पर रहने वाले जो प्राणी हैं, जैसे पेड़ पौधे हमारे हो गए या ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, एनिमल्स वगैरह हमारे बर्ड्स हैं, या एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वो पानी यूज़ करते हैं जो हमारा तालाबों में, झीलों में, नदियों में और कुओं में पाया जाता है। वाटर साइकिल मेंटेन्स बैलेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब देखिए, हम सोचते हैं जो हमारा तालाबों, झीलों, नदियों में पानी पाया जाता है वो हमने यूज़ कर लिया, तो फिर दोबारा से उसमें पानी कहाँ से आता है? वो हमारा जो वाटर साइकिल जो होता है, जल चक्र का जो प्रोसेस होता है, वो उस पानी का संतुलन बनाए रखता है धरती पर। जल चक्र में हमारा क्या होता है, इसमें हमारे एवेपोराइजेशन, ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन वाले जो प्रोसेस हैं वो आ जाते हैं। इवेपोरेशन से हमारा जो पानी है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाता है। उसके बाद वो फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस के दोबारा फिर से हमारा रेनफॉल के रूप में या स्नो के रूप में हमारा फिर से धरती पर आ जाता है। ये हमारा जल चक्र है जो पानी के संतुलन को बना के रखता है। वाटर इज लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशंस एंड ट्रांसपिरेशन। जो हमारा प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जो हमारा होता है, और ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन जो हमारा प्रोसेस है, इसके थ्रू हमारा पानी लॉस होता है, वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाता है। दिस लॉस्ट वाटर कम अगेन ऑन लैंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जो ये पानी हमारा वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला जाता है, यह पानी फिर से हमारा वापस आता है किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन, संघनन जिसको हम बोलते हैं। संघनन की प्रक्रिया जो हमारी होती है उसके द्वारा ये पानी फिर से हमारा धरती पर वापस
आ जाता है। इस तरह से ये पानी वेपर्स की फॉर्म में एयर में जाता है, फिर वापस धरती पर आ जाता है। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल बोला जाता है। देखिए हम इवेपोरेशन को देख लेते हैं अब। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर्स। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट कॉन्टिन्यूसली एडेड टू एयर। इवेपोरेशन जो हमारा होता है, वाष्पीकरण का जो प्रोसेस हमारा है, वो पानी की सभी खुली सतह से चलता रहता है। पानी जहाँ भी पानी खुला होगा, या हमारा लेक्स में है, या तालाबों में, झीलों में, नदियों में, कुओं में, या कहीं पर भी हमारा पानी है खुला रखा हुआ होगा, जहाँ पर उसका सभी ओपन सरफेसिस से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। पानी वेपर्स की फॉर्म में हवा में जाता रहता है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, वाटर वेपर्स गेट कॉन्टिन्यूसली एडेड टू एयर। जल वाष्प जो होते हैं ये लगातार हवा में मिलते रहते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। जो वाष्पीकरण है, जो पानी का वाष्पीकरण, ये एक धीमा प्रोसेस है, धीरे धीरे चलने वाली ये प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है। मोर टेम्परेचर इज मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये देख लीजिए आप, जो हमारा वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है वो तापमान के प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होएगा, वाष्पीकरण की अधिक दर होएगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम होएगी, इसलिए ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। आप ये करके भी देख सकते हैं। आप किसी 2 बाउल में पानी लेके उसको फ्लेम पे रख के देख सकते हैं। अगर फ्लेम लो होगी तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो लो होगा। अगर फ्लेम हाई होगी, अगर पानी ज़्यादा हीट होगा और धुआं उसमें से ज़्यादा निकल रहा है, तो वो हमारा जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा दर से हो रहा है। वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो, क्योंकि ये जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमने प्लांट्स के बारे में देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था। ट्रांसपिरेशन, जो हमारे लीव्स होते हैं, पौधों के जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसको हम खुली आंखों से शायद ना देख पाएँ, माइक्रोस्कोप से अगर ऑब्जर्व करें तो हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। उनको स्टोमेटा बोला जाता है। उन रंध्र के थ्रू जो हमारे प्लांट होते हैं वो पानी को रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है। वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो हमारे लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं प्लांट्स के, वो पानी का नुकसान करते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में। दिस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम स्टोमेटा ऑन लीव्स। ये जो हमारा पानी होता है, इस प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा, जो पत्तों पर प्रेजेंट छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, रंध्र उनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में उनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा जो हैं वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इनकी मदद से ही जो पानी है हमारा वो रिलीज़ होता है एयर में। ये छोटे छोटे रंध्र हैं जो हम इनको देख सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप वगैरह आपके पास है तो आप उनकी हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो पत्ते होते हैं उन पे छोटे छोटे बहुत सारे रंध्र प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कंडेंसेशन, जो हमारा है संघनन जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की हेल्प से हमारा जो पानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस्ट हुआ था वो फिर से धरती पर वापस आ जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। कंडेंसेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑन अर्थ ऑफ अर्थ। जो हमारा संघनन का प्रोसेस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लॉस्ट हुए पानी को फिर से पृथ्वी पर वापस लाने में। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है जो हमारा संघनन का जो प्रोसेस है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इट गेट्स कूलर, तो हम ठंड सी फील करते हैं। ऊपर जाते हैं, ऊपर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा ठंडा सा होता है। व्हेन द एयर, ऐसे ही जैसे
व्हेन द एयर, जब एयर ऊपर मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, जो हमारी हवा है वो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है जब वो ऊपर की तरफ मूव करती है। एट सफिशेंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल, एट सफिशेंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल, पर्याप्त ऊंचाई पर जाकर जो हमारी हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। फिर जो हवा में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉप्स का रूप धारण कर लेते हैं, छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं। संघनन के द्वारा छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं। उनको क्या कहा जाता है? ड्रॉपलेट्स उनको कहा जाता है, बूंदे उनको हम बोलते हैं। इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर, ये वे छोटी छोटी बूंदें हमारी होती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। एंड अपीयर टू अस एज ए क्लाउड, और फिर वो बादल्स के रूप में प्रकट होती हैं। वो जो हमारी हवा में छोटी छोटी सी बूंदें प्रेजेंट होती हैं फिर वो इकट्ठी होकर बादल का रूप ले लेती हैं। पहले वो हवा में तैरती हैं, फिर वो बहुत सारी जब हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? बादलों का रूप ले लेती हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइड ड्रॉप ऑफ वाटर, बहुत सारी जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बहुत सी बूंदें होती हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं वो साइज़ में लार्जर हो जाती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं। दैट दे बिगन टू फॉल, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं, उसकी वजह से वो हवा में टिक नहीं पाती, फिर वो बरसने लगती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, ये जो हमारी वाटर ड्रॉप होती हैं इनका नीचे गिरना क्या कहलाता है? रेन कहलाता है। इसको बारिश हम बोलते हैं। जब वो हमारी हैवी वाटर की ड्रॉप हमारी अर्थ पे फिर से वापस आके गिरती है ना तो उसको रेन कहा जाता है। वो पानी हमारा जो ऊपर से आता है ना वो वही है जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के वेपर्स थे जो उनकी हेल्प से जो एयर में गया था, वही पानी फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस हमारा अर्थ पर आता है। उसको क्या कहा जाता है? रेन कहा जाता है, बारिश उसको हम बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, कई बार विशेष परिस्थितियों में ये जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये पानी होता है, हेल और स्नो, ओलो और बर्फ़ की फॉर्म में भी नीचे गिरता है। अब हम देख लेते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हम कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा एक पानी का ग्लास है, इस पर जो हमारे ऊपर आइस क्यूब से आप देख पा रहे हैं, इसमें नीचे पानी है। द कोल्ड सरफेस ऑफ द एयर कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट, जो कोल्ड हमारा पानी का जो ठंडा पानी है उसका जो सरफेस है वो कूल है, ठंडा है, और जो उसके आसपास की एयर है वो उसको भी ठंडा कर देगा। उसमें से जो वेपर्स हैं वो ठंडे वेपर्स निकल के उसको भी ठंडा कर देंगे। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर, यही प्रोसेस हमारा जो ऊपर हमारे वेपर्स की फॉर्म में जाते हैं ना, जो वेपर्स हमारे एयर में जाते हैं ऊपर, यही सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है कि जो हमारी हवा है वो ठंडी हो जाती है और फिर वहाँ पे वो संघनन होके फिर से वो ड्रॉप्स बन जाती हैं और वो नीचे बरसने लगती हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारा ये ग्लास है, इसका पानी जितना ठंडा होता जाएगा, इसमें हमने आइस डाल रखी है, ग्लास के चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो बूंदें होंगी, ठंडी ठंडी पानी की जो बूंदें होंगी वो इसके चारों तरफ आप देखेंगे, करके देखेंगे तो आपको वो नज़र आएंगी। ये हमारा संघनन का प्रोसेस है। और जब वो बूंदें और ज़्यादा हैवी हो जाएंगी तो फिर वो ग्लास से नीचे की तरफ बहने लगेंगी, नीचे की तरफ बाहर से, ग्लास के बाहर से नीचे पानी गिरने लगेगा। सेम प्रोसेस हमारा जो एयर में है, ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है। फिर वो जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं हैवी होने के बाद वो गिर जाती हैं, वो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है तो उसको बारिश बोलते हैं। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में ग्लास में आप करके देख सकते हैं। ये हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। देखिए, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट एंड द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। जो हमारा
ठंडा पानी होएगा, उसके आसपास की एयर है जो वो ठंडी हो जाएगी और फिर कंडेंसेशन के द्वारा जो वेपर्स होंगे वो ग्लास के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में हम देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र जो हमारा प्रोसेस है। थोड़ा शॉर्ट सा हमने पीछे भी आपको बताया और थोड़ा सा और डीपली हम इसको यहाँ देख लेते हैं। जल चक्र हमारा क्या होता है? वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? वाटर फ्रॉम द ओशियंस, जो हमारे सागर होते हैं, महासागर, समुद्र जो होते हैं, एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे समुद्रों से और अर्थ के सरफेस से हमारा जो पानी है सबसे पहले वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला जाएगा। रिटर्न्स एज रेन, और फिर वो वापस आएगा बारिश की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में, और स्नो या फिर हिमपात जो हमारा बोलते हैं, बर्फ़ जो गिरती है उसकी फॉर्म में वो फिर से हमारा धरती पर वापस आ जाएगा। एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन, और वो हमारा फिर से किसी ना किसी तरह से हमारा फिर से वो समुद्रों में पहुंच जाएगा। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। हमारा जो ये जल संचलन का जो प्रोसेस है, पानी का पहले वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाना, फिर उसका वापस से वहीं पर आ जाना, इस प्रोसेस को जल चक्र कहा जाता है। और ये जो हमारा जल चक्र है ये हमारे पानी के संतुलन को पृथ्वी पर बना के रखता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो हमारा ये संचलन है, पानी का संचलन का जो प्रोसेस है, यह एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हमारी महासागरों और भूमि के बीच की जो है हमारी एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूस चलती रहती है ये। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, ये जो हमारी धरती है उस पर पानी की आपूर्ति को मेंटेन करके रखती है, पानी की आपूर्ति को बनाए रखती है। हमारा जो वाटर साइकिल है ये हमारी पानी की आपूर्ति को बना के रखते हैं। आप ये इमेज है हमारी, इस इमेज में भी देख सकते हैं कंडेंसेशन एंड जो हमारे बारिश गिर रही है ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से गिर रही है। उसके अलावा जो ये ऊपर की तरफ एरो बने हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपर्स जो है हमारा वेपर्स की फॉर्म में पहले पानी ऊपर आ रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि ये बारिश हो रही है, बारिश की फॉर्म में ये फिर से वापस नीचे आ रहा है। जो हमारा पानी है फिर से कहाँ आ रहा है, ये नीचे हमारा पानी आ रहा है। कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये होता है। आइए आगे हम देख लेते हैं ओशियन वाटर, समुद्री जो जल होता है हमारा ओशियन वाटर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। ज़्यादातर हमारा जो पानी है जो हमारी धरती पर गिरता है बारिश और स्नो की फॉर्म में, बारिश और हिमपात की रूप में जो हमारा पानी धरती पर वापस आता है, देर सवेर वो लेटर और सून वो वापस से कहाँ पहुँच जाता है हमारा बैक टू ओशियन, वो फिर से हमारा समुद्रों में चला जाता है पानी, जो हमारा नदियों के थ्रू चला जाता है या झरने वगैरह से जो हमारे समुद्र में गिरते हैं उनकी उसमें चला जाता है। स्नो इज़ द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर, जो हमारी स्नो होती है, हिमपात जो हमारा होता है वो पहाड़ों पर होता है, माउंटेन्स पे हमारी बर्फ़ गिरती है, फिर जब ज़्यादा गर्मी होती है वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद वो फिर से कहाँ चली जाती है, वो पानी की फॉर्म में आ जाती है और वो पानी हमारा समुद्रों में वापस चला जाता है। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जो ये पानी होता है हमारा स्नो के मेल्ट होने के बाद, बर्फ़ के पिघलने के बाद जो हमारा पानी होता है वो नदियों और झरनों की फॉर्म में बहकर हमारा ओशियंस में चला जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स, जो हमारा कुछ पानी हमारा जो होता है बारिश जब हमारी होती है, बारिश के फॉर्म में जो हमारा पानी नीचे आता है वो भी हमारे झरने और नदियों में पहले बहता रहता है, बहते बहते जो हमारी नदियां हैं वो समुद्र में जाकर गिर जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, जैसे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध नदी जो हमारी हैं, भारत की नदियाँ हैं,
हमारी भारत की सबसे लंबी नदी हम गंगा को मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड से निकल के यहीं हमारी भारत में ही रहती है। इसकी लंबाई, वैसे सिंध की लंबाई हमारी जो गंगा से ज़्यादा है, पर जो हमारी सिंध नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, इसलिए उसको हम सिर्फ भारत की लंबी नदी तो नहीं बोल सकते, इसलिए भारत की लंबी नदी हम गंगा नदी को बोल सकते हैं। और ये जो हमारी नदियां हैं इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये नदी वाला इसमें दिया तो नहीं हुआ, मेरे को थोड़ा सा नदी का टॉपिक चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना आप। ऑप्शंस में अगर भारत की नदी गंगा भी ऑप्शन में आए तो आप लगा सकते हैं। वैसे हमारी जो सिंध नदी है वो भी लंबी नदी है, गंगा से ज़्यादा उसकी लंबाई है, पर वो जो हमारी नदी है वो तिब्बत से निकलती है, वो हमारी भारत से नहीं निकलती है, भारत में से वो बहती है, इसलिए भारत की अगर पूछेंगे तो गंगा नदी हो जाती है। आगे हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और एन ओशियन। जो बहुत सारी हमारी नदियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नदियाँ जो होती हैं, लंबा सफ़र तय करने के बाद वो फिर से फाइनली हमारी कहाँ जाती हैं, समुद्रों और महासागरों में जाके गिर जाती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक्स। और जो कुछ हमारा जो पानी होता है वो समुद्रों, जो हमारी नदियाँ हैं और जो झरने हैं उनमें वो बहता रहता है। कुछ पानी हमारा जो लंबी नदियाँ जो समुद्र तक जाती हैं उनके थ्रू समुद्र में चला जाता है। जो हमारी ऐसे जो नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच रही हैं वो उनमें से कुछ पानी हमारा बहता रहता है। आगे हम देख लेते हैं ग्राउंड वाटर, भूजल जो हमारा है। भूजल हमारा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जो हमारे प्राणी हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में हमारा भूजल काम आता है। भूजल को हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकेम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। ये जो हमारा भूजल है, जो हमारा धरती पर जो पानी है, ओशियन और जो सीज है हमारे महासागर और समुद्र हैं, इनके अलावा जो पानी है भूजल, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कौन सा वाटर होता है, जो हमारा लेक्स की फॉर्म में होता है, झीलों की फॉर्म में जो हमारा पानी है, और कुओं की फॉर्म में जो हमारा पानी है, और छोटी जो हमारी नदियाँ होती हैं उनमें भी, बड़ी नदियों में भी हमारा पानी होता है, पर जो समुद्र में चला जाता है। उसके अलावा जो पानी है जिसको हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, वो है हमारा ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, ये ग्राउंड वाटर हमारा झरनों और झीलों की, झीलें जो हमारी होगी और कुएँ हमारे हो जाते हैं, उनकी फॉर्म में ये पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय ए हैंड पम्प और ए ट्यूबवेल। और जो हमारा पानी हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल की हेल्प से जो धरती से जो बाहर निकाला जाता है, वो भी हमारा ग्राउंड वाटर का ही एग्जांपल हो जाता है। वो भी हमारा ग्राउंड वाटर है जो हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल की हेल्प से पृथ्वी से निकाला जाता है, वो पानी हमारा ग्राउंड वाटर है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरिज्म। जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। हमारा पानी है, जो पानी का लेवल है हमारा धरती के नीचे, वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा हो गई है इस वजह से। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि हमारी जो भूमि है उस पर ऑलमोस्ट 71% हमारी पृथ्वी पर पानी है, पर उसमें से थोड़ा ही पानी है जो हम अपनी यूजेस के लिए यूज़ में ला सकते हैं। बाकी हमारा जो पानी है, समुद्रों वाला पानी, वो खारा है। उसको हम अपनी जो घरेलू ज़रूरतें हैं, कृषि है हमारी, और औद्योगिक जो हमारे ज़रूरतें हो जाती हैं पीने में, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी पे है, और उसमें से भी दिन पर दिन जो हमारा पानी का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, और ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। इसलिए हमें पानी की क्या करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। पानी का कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़रूरत जहाँ होती है वहीं पर पानी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेनफॉल, हमारा जो है बारिश का हम देख लेते हैं।
इन आवर कंट्री रेनफॉल अकर इन मानसून सीजन। हमारे देश में जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा होती है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल कोज फ्लड एंड लेक ऑफ रेनफॉल कोज ड्राई। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो बाढ़ का कारण बन जाती है। अगर बारिश कभी कभी कम होती है तो वो सूखे का कारण बन जाती है। इसलिए जो बारिश का अगर वो मतलब लेवल मेंटेन सा रहे तो ये अच्छा। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, अगर बारिश कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। बाढ़ के दौरान जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो पानी के साथ ही बह जाते हैं, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा होता है अगर फ्लड्स आ जाए तो। क्योंकि कुछ एनिमल्स हमारे जो होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन डिफरेंट रीजन देयर इज़ मच वेरिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे रेनफॉल की जो वेरिएशन है वो अलग अलग होती है। कुछ एरियाज हमारे होते हैं जैसे रेगिस्तान हमारे हो जाते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ हमारे मिड में एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का लेवल इक्वल सा ही होता है, ना ज़्यादा ना कम। ये तो डिफरेंट रीज़न पर ही मतलब जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उन पर ही डिपेंड करता है कहाँ बारिश कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। और एक और हम याद रखते हैं, हमारा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, मोहसिन राम नाम का हमारा एक प्लेस है, वहाँ पर जो हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोहसिन राम उसको बोलते हैं। ये हमारे वहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल संरक्षण के बारे में हम देख लेते हैं। हमारा जो पानी का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है ग्राउंड वाटर का, तो उसको बचाना चाहिए। अगर वो पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं पानी को, ये देख लेते हैं। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। देखिए ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अब ये आ भी गया। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा अंश है पानी का जो हमारी पृथ्वी पर पीने के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए यूज में है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। वो छोटा सा अंश, स्मॉल फ्रैक्शन में ही वाटर प्रेजेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तो जो हमारा पानी है, पानी तो बहुत है पर वो खारा है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सैलाइन वाटर है वो हमारा, जो हमारा महासागरों समुद्रों में प्रेजेंट है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग और रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज़। देखिए हमारा पानी है जो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में है, अगर हम उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका लेवल बहुत कम होता जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। इसको कम करने के लिए, पानी के लेवल को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, संचयन पानी का कर सकते हैं। तो रेन वाटर का भी हम संचयन कर सकते हैं। रेन वाटर का हम संचयन करके उसको पहले इकट्ठा करके फिर उसका भंडारण कर सकते हैं। एकत्रण और भंडारण करके हम जो हमारा ये पानी का लेवल है कम होता जा रहा है, इसकी समस्या से हम कुछ हद तक निजात पा सकते हैं पानी का संचयन करके, हार्वेस्टिंग करके। किस तरह से हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये एक इमेज में भी मैंने आपको दिखाया है। हमारे जो बारिश का पानी है ये छत पे गिर रहा है, छत पे से ये पाइप की हेल्प से नीचे आ रहा है, गड्ढे में से थोड़ा सा प्योरीफाई होकर नेक्स्ट में जाकर स्टोर हो रहा है। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर था वाटर का हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको फिर से ये अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वाटर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के हेल्पफुल और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहें। ओके, थैंक यू।